हेलो एवरीवन, मैं नरेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RN स्टडी पॉइंट पे। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको हमने बांटा था 4 भागों में। और किसके अनुसार है? डॉक्टर सक्सेना के आंकड़ों के अनुसार जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो कितने भागों में बटे हुए हैं? 4 भागों में बांटा था। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद अरावली, पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार। और हम बात कर रहे थे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश मतलब मरुस्थलीय प्रदेश। और अगर बात करें मरुस्थलीय प्रदेश है तो मरुस्थलीय जो कौन सा मरुस्थल है वो स्थित है, तो हमने बात की थी थार के मरुस्थल की। थार के मरुस्थल की अगर बात की जाए तो कौन कौन से देशों में स्थित है? तो वो एक तो हो जाएगा भारत और दूसरा पाकिस्तान। अगर कुल मरुस्थल के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 85% भाग कौन से देश में है? भारत में। और बाकी का 15% भाग वो कौन से में है? वो हो जाएगा पाकिस्तान में। और अगर बात कर ले कि भारत के अंतर्गत पूछ ले हमें कि जो थार का मरुस्थल है वो भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। और अगर बात की जाए कि राजस्थान के भारत के अंतर्गत जो 85% भाग है, ये 85% का 90% के लगभग केवल कौन से राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है। और हमने बात की थी कि जो थार के मरुस्थल के बारे में, जैसे विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, अगर बात की जाए तो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। उसके बाद उसमें यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, और जो थार का मरुस्थल है उसकी तुलना किस मरुस्थल से की गई थी? तो वो कौन सा था? गोबी मरुस्थल, मंगोलिया का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो थार का जो मरुस्थल है ये किस मरुस्थल का भाग है? तो वो कौन से मरुस्थल का भाग है? तो वो हो जाएगा ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। उस मरुस्थल का भाग है थार का मरुस्थल। अगर बात करें अवशेष की, जो थार का जो मरुस्थल है ये अवशेष किसका है? तो अवशेष की अगर बात की जाए, अवशेष की, तो किस मरुस्थल का अवशेष है थार का मरुस्थल? तो वो है टेथिस सागर का अवशेष। टेथिस सागर का अवशेष, तो वो हो जाएगा टेथिस सागर का अवशेष। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे वनस्पति को लेकर के बात की थी कि वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो वो हो जाएगी मरूदभिद वनस्पति। मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है। अगर मरूदभिद नाम दिया हो तो कौन सा हो जाएगा? जीरोफाइट। विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहते हैं? जीरोफाइट वनस्पति कहा जाता है। अगर वनस्पति मरूदभिद या जीरोफाइट ना दे करके यहाँ पे पेड़ों का नाम दी जाए तो पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं? बबुल, बेर, खेर, खेजड़ी, झाड़ियाँ आदि जो वनस्पति हैं वो कहाँ पे पाई जाती है? थार के मरुस्थल के। और उसके बाद हमने ढाल को लेकर के बात की थी कि भाई इस जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका ढाल किस तरफ है? तो उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। और अगर बात की जाए वर्षा की, कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें वर्षा कितनी होती है? तो 0 से लेकर के 40 सेंटीमीटर, 45 भी दिया होता है कई बार, इसमें 40 या 45 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। उसके बाद अगर बात की जाए जो थार के मरुस्थल है, मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? तो अगर बात पूछ ले हमें मिट्टी की, तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो वो हो जाएगी रेतीली बलुई मिट्टी। रेतीली बलुई मिट्टी। और रेतीली बलुई मिट्टी ना दे तो हमें इसे विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? वो हो जाएगा एंटीसोल। एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तो ये तो हमने कल अध्ययन किया था। और आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो मरुस्थल के प्रकार है और बालू स्तूपों के प्रकार। ठीक है। अगर बात करें थार के मरुस्थल की, और जो थार का मरुस्थल है ये कितने भागों में डिवाइड है? 2 भागों में डिवाइड है। पहला तो कौन सा है? वो जाएगा बालू का स्तूप
मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। और दूसरे की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की अगर बात की जाए तो वो कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो अगर मैप में अगर अध्ययन करें हम राजस्थान का, तो ये अपना जैसलमेर है और ये जोधपुर और ये है बाड़मेर, ठीक है। और अगर बात करें हम जैसलमेर का, तो एक क्षेत्र है और उसका क्या नाम है? पोखरण। पोखरण जैसलमेर। दूसरे की अगर बात की जाए फलोदी, और फलोदी कहाँ है? जोधपुर और बालोतरा, वो जाएगा बाड़मेर। और ये तीनों को मिलाकर के एक मरु त्रिकोण बनता है। बात करें हम पोखरण स्थान है वो कौन से जिले का है? जैसलमेर जिले का। फलोदी की बात की जाए, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान भी कौन सा है? फलोदी, जोधपुर है। तो अगर बात की जाए फलोदी, और वो कौन से जिले का है? जोधपुर का। और बालोतरा तो वो है बाड़मेर का। और इन तीनों को मिलाकर के एक मरु त्रिकोण बनता है, मरु त्रिकोण बनता है। और जो मरु त्रिकोण है यहाँ पे क्या है? ये बालू का विहीन या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ये, और इसे क्या कहा जाता है? मरु त्रिकोण भी कहा जाता है। बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र है। अगर बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र है तो कौन सा मरुस्थल है यहाँ पे? वो हो जाएगा हमादा, जिसकी हमें आगे पढ़ेंगे। हमादा क्या होता है? चट्टानी और पथरीला मरुस्थल। चट्टानी या पथरीला जो मरुस्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है, ठीक है, हमादा कहा जाता है। और जो ये मरु त्रिकोण है यहाँ पर क्या है? सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं, सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, जिसके कारण यहाँ किसकी स्थापना की गई है? सेज की स्थापना की गई है। सौर ऊर्जा की विपुल संभावना के कारण, विपुल संभावना के कारण यहां सेज की स्थापना की गई है, स्थापना की गई है, ठीक है। कि भाई जो सौर ऊर्जा की विपुल संभावना होने के कारण जो ये मरु त्रिकोण है, ठीक है, यहाँ पे किसकी स्थापना की गई है? वो यहाँ पे की गई है सेज की स्थापना। और एग्जाम्स में कई बार पूछ लेता है कि सेज की फुल फॉर्म क्या होती है? सेज की फुल फॉर्म तो याद रखना सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। तो देखो बात करें हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेशों की, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, और अगर नहीं बनते हैं तो वहाँ पे मरुस्थल तो भूमि है ही, और मरुस्थलीय भूमि है। तो मरुस्थल को देखो बात करें 3 प्रकार होते हैं, और 3 प्रकार कौन कौन से होता है? वो होता है एक तो हमादा, चलो आगे लिखेंगे उसको, हमादा मरुस्थल होता है। और हमादा मरुस्थल की अगर बात करें तो वो कौन सा होता है? पथरीला मरुस्थल, और पथरीला या चट्टानी मरुस्थल। तो वो कौन से क्षेत्र में स्थित है? ये है पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर। ये तीनों स्थानों के बीच की जो भूमि है ये कौन सी है? हमादा मरुस्थल है, ठीक है। और अगर यहाँ बात करें तो सौर ऊर्जा की विपुल संभावना होने के कारण यहाँ पे किसकी स्थापना की गई है? तो वो हो जाएगा सेज
और सेज की अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म क्या होती है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। तो ये थे अपने बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। इनका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर बालूका स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ेंगे। और अगर बात करें बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, वो संपूर्ण जो मरुस्थलीय भूमि है उसके अंतर्गत क्या है? बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। अगर बात करें बालूका स्तूप युक्त, चलो इसका हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। अभी जो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश है, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, हम बालूका स्तूप के प्रकार में इसका अध्ययन कर लेंगे। तो यह है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना बालूका स्तूप का प्रकार के प्रकार। बालूका स्तूपों के प्रकार की अगर बात की जाए, कितने प्रकार के बालूका स्तूप राजस्थान में पाए जाते हैं, तो पहला होगा अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप, बालूका स्तूप। और जो अनुदैर्घ्य बालूका स्तूपों की अगर बात की जाए, तो ये कौन से होते हैं? ये पवनों की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनने वाले बालूका स्तूप, बनने वाले बालूका स्तूप की पवनों की दिशा के समानांतर या अनुदिश बनने वाले बालूका स्तूप, उसे क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप। ये मान के चलो हवाएं इस तरफ से चल रही हैं और ये इस तरफ से बालूका स्तूप बन रहे हैं हवा के समानांतर। मतलब इस तरफ हवा, ये नहीं है कि मतलब बालूका स्तूप ये इस तरफ फैले हुए हैं और हवा इस तरफ चल रही है, मतलब विपरीत साइड में नहीं बनते, ये हवा की दिशा के समानांतर ये बालूका स्तूप बनते हैं, अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप। और अगर इनकी बात की जाए तो इसका अन्य नाम क्या है? जो अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप है उनका अन्य नाम क्या है? तो वो हो जाएगा, इसे शीफ भी कहा जाता है, इसे शीफ भी कहा जाता है, इसे शीफ भी कहा जाता है। और अगर बात करें ये है कहाँ कहाँ राजस्थान में, तो पश्चिमी जो क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में इनकी प्रधानता है, इनकी सर्वाधिक प्रधानता है या सर्वाधिक स्थित है। ठीक है, तो ये होगा पहला प्रकार अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप, और इसे क्या कहा जाता है? शीफ भी कहा जाता है। और ये राजस्थान में कौन कौन से जिलों में है? तो वो हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में इनकी सर्वाधिक स्थिति है या प्रधानता है। और अगर बात करें सेकंड की, तो वो कौन सा हो जाएगा? रेखीय बालूका स्तूप, रेखीय बालूका स्तूप। और रेखीय बालूका स्तूप की अगर बात करें तो ये जगह ये लंबी कतारों में बने होते हैं अगर बात की जाए, देखो ये बालूका स्तूप मतलब एक लंबी कतार के अंदर स्थित बालूका स्तूपों को क्या कहा जाता है? रेखीय बालूका स्तूप।
ठीक है। तो सेकंड टाइप कौन सा हो गया, रेखीय बालू का स्तूप। और ये क्या है, लंबी कतार में बने होते हैं, उन्हें रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है। और रेखीय बालू का स्तूपों की भी अगर बात की जाए तो वो भी कौन से हैं, पश्चिमी क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में सर्वाधिक स्थित है, सर्वाधिक स्थित है। तो ये दो प्रकार हो गए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। और तीसरा प्रकार की अगर बात करें वो कौन सा हो जाएगा, अनुप्रस्थ स्थित, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और अगर बात करें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप तो वो कौन से थे, कि समकोण पर स्थित बालू का स्तूप कौन से कहलाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अगर बात करें समकोण के बालू का स्तूप की तो ये इस तरफ बने होते हैं, इस तरह बने होते हैं, मतलब सर्वाधिक ढाल होता है इनका। अगर तीव्र ढाल की बात करें तो वो कौन से बालू का स्तूपों का होता है, वो होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और अगर बात करें पाए कहाँ जाते हैं तो हो जाएंगे समकोण पर स्थित बालू का स्तूप है। और अगर बात करें इनकी प्रधानता तो वो कौन से हैं, शेखावाटी प्रदेश व जैसलमेर में इनकी प्रधानता है। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, समकोण पर स्थित राजस्थान के बालू का स्तूप है। और अगर बात करें जो ये है कहाँ तो शेखावाटी व जैसलमेर में इनकी सर्वाधिक प्रधानता है। और नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें वो होगा बरखान। और बरखान की अगर बात करें, बरखान क्या होते हैं, तो स्थानांतरित बालू का स्तूपों को, स्थानांतरित बालू का स्तूपों को बरखान कहते हैं। स्थानांतरित की अगर बात की जाए कि भाई स्थानांतरित क्या होते हैं, तो ये स्थानांतरित बालू का स्तूप किसे कहते हैं, तो ये हो जाएंगे कि जो हवाओं के साथ हरदम अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। आज ये है या यहाँ है, कल और कहीं होंगे, मतलब ये कम समय के लिए, अल्प समय के लिए बने बालू का स्तूप है और हवाओं के साथ क्या अपनी दशा और दिशा या स्थिति बदलते रहते हैं। तो स्थानांतरित जो बालू का स्तूप है, स्थानांतरित बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। और अगर बात करें इनकी आकृति की तो ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। तो अर्धचंद्राकार बालू को स्तूपों को भी किस नाम से जाना जाता है, वो है बरखान। और क्या कहते हैं इसे, स्थानांतरित बालू का स्तूपों को भी क्या कहा जाता है, बरखान। और अगर बात की जाए बरखान कौन कौन से हिस्सों में पाए जाते हैं, तो वो बात करें, एक तो झुंझुनू, देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर, लूणकरणसर, लूणकरणसर, लूणकरणसर है, इसे भी, ये भी बीकानेर में स्थित है और इसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। और अगर बात करें और कौन सी जगह पाया जाता है बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, तो वो हो जाएंगे सूरतगढ़, गंगानगर,
सूरतगढ़, गंगानगर, गंगानगर। तो बालूका स्तूपों की अगर बात की जाए है कहाँ कहाँ, तो झुंझुनू, देशनोग बीकानेर में, और लोणकरण सर ये भी बीकानेर में है, और सूरतगढ़ गंगानगर। तो यहाँ पे ये जो बरखान है ये पाए जाते हैं। और बरखान की याद रखना, अर्धचंद्राकार बालूका स्तूपों को क्या कहा जाता है, उसे बरखान ही कहा जाता है। और स्थानांतरित बालूका स्तूपों की अगर बात की जाए तो उसे भी बरखान कहा जाता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। और अब अपना नेक्स्ट टाइप है, और वो क्या है, पैराबोलिक बालूका स्तूप। पैराबोलिक बालूका स्तूप। और पैराबोलिक बालूका स्तूपों की अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं, परवलयाकार आकृति में बसे बालूका स्तूप, बालूका स्तूप। और अगर बात की जाए ये परवलयाकार आकृति की ऐसी होती है, तो वो बात की जाए मतलब ये सर्वाधिक ऊंचाई नहीं होती है, इनकी फैलाव क्षेत्रफल ज्यादा होता है बल्कि ऊंचाई कम होती है। तो परवलयाकार जो आकृति में बसे बालूका स्तूपों को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पैराबोलिक बालूका स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने बालूका स्तूप। और अगर बात करें और भी है, जैसे बात करें तारा बालूका स्तूप, तारा बालूका स्तूप। और तारा बालूका स्तूपों की बात की जाए तो ये क्या है, तो तारे की आकृति में, तारे की आकृति में बने बालूका स्तूप, बालूका स्तूप। जैसे सपोज करो ये बालूका स्तूप है, ठीक है, इस साइड से आवाज आएगी और ये मिट्टी उड़ा के ले जाएगी, इस साइड से आवाज आएगी, ये मिट्टी उड़ा के ले जाएगी, और इस साइड से हवा आएगी, ये मिट्टी उड़ गई और ये मिट्टी उड़ गई। अब कैसी आकृति बची, तारे की आकृति। तो तारे की आकृति में स्थित बालूका स्तूपों को क्या कहा जाता है, तारा बालूका स्तूप कहा जाता है। तो ये थे बालूका स्तूपों के प्रकार। ठीक है, और इससे आगे अगर बात की जाए तारा बालूका स्तूप, 2-3 और हैं इसके प्रकार। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएगा एक तो नेटवर्क, बालूका स्तूप। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएंगे सब्र काफीज, सब्र काफीज। नेटवर्क बालूका स्तूप की बात की जाए तो छोटी आकृति में बने बालूका स्तूप, बने बालूका स्तूप। अगर बात की छोटी छोटी आकृति में बने बालूका स्तूप जो संपूर्ण राजस्थान में फैले हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नेटवर्क बालूका स्तूप। और अगर बात की जाए इसकी स्थिति की, तो वो कौन सी हो जाएगी, संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण प्रदेश में। और अगर बात करें सब्र काफीज की, कि सब्र काफीज क्या होता है, तो ये है कि पेड़ों या फिर झाड़ियों के सहारे, झाड़ियों के सहारे बने बालूका स्तूप, बने बालूका स्तूप क्या कहलाते हैं, सब्र काफीज कहलाते हैं, सब्र काफीज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थे मरुस्थल के प्रकार।
ये थे बालुका स्तूपों के प्रकार। और अब हम बात करेंगे मरुस्थल। और मरुस्थल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे बात करें पहले की, और ये क्या है, हम्मादा। और हम्मादा किसे कहते हैं, तो ये चट्टानी या फिर पथरीला मरुस्थल होता है, पथरीला मरुस्थल होता है। जो चट्टानी या पथरीले मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, उसे हम्मादा कहा जाता है। और अगर बात करें तो होगा नेक्स्ट, वो होगा इर्ग। इर्ग, और इर्ग की अगर बात की जाए तो वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं बालुका स्तूपोयुक्त, बालुका स्तूप, बालुका युक्त मरुस्थल, उसे क्या कहा जाता है, इर्ग। और अगर बात करें नेक्स्ट की, तीसरे नंबर की, तो वो कौन सा होता है, वो होता है रेग। और जो रेग बालुका स्तूप है, ये इन दोनों का मिश्रित रूप है, मिश्रित बालुका स्तूप। अब देखो हम बात करें कि हम्मादा क्या होता है, चट्टानी या पथरीले मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, हम्मादा के नाम से। इर्ग क्या होता है, जो बालुका युक्त मरुस्थल भूमि है, उसे क्या कहते हैं, इर्ग। और अगर बात करें रेग की, रेग क्या होता है, तो बालुका युक्त और चट्टानी जो मरुस्थल है, मतलब इन दोनों का मिश्रित रूप है, वो क्या कहलाता है, रेग कहलाता है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। और कल हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश हैं, उनकी शब्दावलियों के बारे में। जैसे बात करें पलाया क्या होती है, पलाया जिले कौन सी होती है, खड़ीन क्या होता है, रन क्या होता है, टाट क्या होता है, बोलसन के मैदान क्या हैं। ठीक है, और भी कई जो शब्दावलियां हैं, जैसे लघु मरुस्थल, थार का गढ़ा, कुब्बड़ पट्टी, लाठी सीरीज क्षेत्र, उनका कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर पढ़ाया हुआ अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।